हेलो दोस्तों, केएलडी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इस समय देखा जाए तो भारत और नेपाल के बीच में जो विवाद है वो कम होने के स्थान पर नए नए खुलासे हो रहे हैं। दोनों सरकार की ओर से नए नए दावे किए जा रहे हैं कि ये स्थान हमारा है, ये ऐसा है। तो अब की बार का जो विवाद हुआ है, अभी तक आपने भारत और नेपाल के मध्य जमीनी विवाद को लेकर ही देखा था कि काला पानी, लेपो लेक, लिम्पी अधूरा ऐसे स्थानों को लेकर विवाद होता था। लेकिन इस समय विवाद जमीन को लेकर नहीं है बल्कि भगवान राम को लेकर है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अपने एक विवादित बयान के कारण निशाने पर हैं। इस समय नेपाली सोशल मीडिया पर बहुत से लोग इनके बयान का न सिर्फ मजाक बना रहे हैं बल्कि लिख भी रहे हैं कि इन्हें ऐसे विवादित टिप्पणी से बचना चाहिए, क्योंकि ये कोई आम नागरिक तो है नहीं, क्योंकि एक देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि उस देश का अगर किसी भी देश में प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति ऐसे जो लोग होते हैं वही मान सम्मान होते हैं, तो वही अगर विवाद खड़ा करते हैं तो वो बहुत ही बड़ी शर्म की बात है। तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि विवाद का कारण क्या है और ओली जी ने ऐसा क्या कह दिया जिसके कारण से भारत के लोग तो इनसे दुखी हो ही गए हैं, उसके साथ साथ नेपाल की भी जनता इनके खिलाफ हो चुकी है। इसी सोमवार की बात है कि अपने सरकारी आवास पर कवि भानुभक्त के 207वें जन्मदिन पर हुए समारोह में पीएम ओली ने कहा था कि असली अयोध्या नेपाल के वीरगंज के पास एक गांव है जहां भगवान राम का जन्म हुआ था। आगे इन्होंने कहा कि कवि भानुभक्त ने नेपाली भाषा में रामायण लिखी थी और हमें सांस्कृतिक रूप से दबाया गया है, तथ्यों से छेड़छाड़ की गई है। हम सभी अब भी मानते हैं कि हमने भारतीय राजकुमार राम को सीता दे दी, लेकिन हमने भारत की अयोध्या के राजकुमार को सीता नहीं दी थी। असली अयोध्या तो वीरगंज के पश्चिम में स्थित एक गांव है, न कि वह जिसे अब बनाया गया है। तो ये पूरा बयान केपी शर्मा ओली जी का था। इसमें मैंने कोई भी शब्द अपनी ओर से नहीं जोड़ा है, इसलिए थोड़ा सा आपको कठिन लगा होगा। लेकिन आपको ये भी समझना होगा कि कौन थे भानुभक्त। पहले इनको जानिए कि ये भानुभक्त कौन थे जिनके कारण से इतना अधिक विवाद दोनों देशों में देखा गया। पीएम ओली ने जिस भानुभक्त की 207वीं जयंती पर रामकथा की नई और मनमर्जी कहानी सुनाई है, सच्चाई तो ये है कि भानुभक्त ने 19वीं सदी के पहले तक तुलसीदास की तरह राम कथा जो 7वां कांड है रामायण की, रचना कर इसे घर घर तक पहुंचाया था। यहाँ पे कई चीज़ें और भी ये जानना होगा कि ये नेपाल के पहले कवि थे जिन्होंने जो रामायण है उसको ट्रांसलेट किया था नेपाली भाषा में, क्योंकि जो रामायण लिखा गया वो संस्कृत में है, उससे नेपाली भाषा में ट्रांसलेट करने का श्रेय इन्हीं भानुभक्त को ही जाता है। इसके साथ कई और पॉइंट बताया गया है। रोचक बात तो ये है कि भानुभक्त स्वयं वाराणसी में पढ़े और लिखे हैं। यहीं पर इनकी कृति पहली बार प्रकाशित भी की गई थी। इनकी रामायण वाल्मीकि रामायण व अध्यात्म रामायण से ही प्रेरित होकर लिखी गई है। इस कथा में भी राम को अयोध्या का राजकुमार ही बताया गया है, जो इनके द्वारा ट्रांसलेट किया गया है। वह अयोध्या जो सरयू नदी के किनारे पर बसा हुआ है। इसी क्रम में पीएम ओली ने सभी से एक सवाल पूछा था। उसी सोमवार को इन्होंने अपने जो स्पीच इन्होंने दिया था पूरा उसमें सवाल पूछा था कि राम विवाह करने के लिए इतनी दूर कैसे आ सकते हैं। न तो उस समय कोई भी जैसे कम्युनिकेशन मोबाइल फ़ोन तो था नहीं, और बहुत ही बड़ी जैसे रेलवे और बस उस समय चलता नहीं था, तो कैसे इतनी दूरी आ सकते हैं। इस पर मिली जानकारियों के अनुसार कुछ आंकड़ों से समझा जाए, जैसे अयोध्या से नेपाल तक की सीमा तक का अगर दूरी आप देखेंगे तो करीब 167 किलोमीटर है। अगर मैं बात करूँ अयोध्या से नेपाल की सीमा तक 167 किलोमीटर, और आप जनकपुर तक की दूरी देख लेंगे तो करीब 500 से थोड़ा सा अधिक होता है, लेकिन आप 500 किलोमीटर मान लीजिए। बताया तो ये जाता है कि जब रामेश्वरम वो स्थान है तमिलनाडु के एकदम लास्ट में, या कह सकते हैं कि श्रीलंका जहाँ से शुरू होता है वो लास्ट पॉइंट भारत का है, वहाँ तक की दूरी 2500 किलोमीटर है। और राम उस समय पैदल यात्रा कर सकते हैं, तो जनकपुर तो केवल 500 ही किलोमीटर पड़ता है। तो ऐसे में आपको समझ में आ गया होगा कि राम किस तरह से उस दूरी को तय करते हैं। इसके साथ एक और इस तरह सबूत है कि जिसके माध्यम से बताया गया था कि अयोध्या और जनकपुर के बीच की दूरी कितनी है। इसके साथ वाल्मीकि के रामायण में इस दूरी की बात की गई है, जो इस प्रकार है। अयोध्या से जनकपुर के बारे में बताया गया है। राजा जनक की आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्या के लिए निकले हैं। रास्ते में वाहनों के थक जाने के कारण 3 रात विश्राम करके चौथे दिन वो अयोध्यापुरी पहुंचे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि अगर 3 दिन रात लगता है कहीं पे रुकते हैं उसके जाने के बाद, तो वो दूरी कोई 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर तो होगी नहीं, कम से कम 400-500 ऐसे किलोमीटर होगी। तभी आपको 3 दिन रुकने के बाद चौथे दिन आप वहाँ पे पहुँचते हैं। तो ये पूरा था सबूत के बारे में कि जो मांगा गया था
कि क्या सबूत है कि राम यहाँ पे जनकपुर में आके सीता जी से शादी किए थे। इसके बाद हम बात करने जा रहे हैं कि नेपाल देश के वो लोग जिन्होंने इस बयान पर केपी शर्मा ओली जी के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि नेपाल के चाहे वो पॉलिटिशियन हो या बड़े बड़े जो पत्रकार हैं विशेषज्ञ उनकी। उसके बाद हम भारत के कुछ लोगों के बारे में बात करेंगे। इसके बाद लास्ट में, इस वीडियो के लास्ट में ये भी हम बात करेंगे कि नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जी ने ऐसा बयान क्यों दिया, क्या उनके मन में चल रहा है और कौन कौन से रीजन है। नेपाल के पूर्व पीएम बाबूराम भट्टराई ने ओली के बयान पर व्यंग किया। आदि कवि ओली द्वारा रचित कलयुग की नई रामायण सुनिए और सीधे वैकुंठ धाम की यात्रा करिए। वहीं नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा ने लिखा, किसी भी प्रधानमंत्री के लिए इस तरह का आधारहीन और बिना सबूत के बयान देना उचित नहीं है, चाहे वो भारत के प्रधानमंत्री हो या नेपाल के हो या किसी भी देश के हो। ऐसा लगता है कि पीएम ओली भारत और नेपाल के रिश्तों को और बिगाड़ना चाहते हैं, जबकि इन्हें तनाव कम करने के लिए काम करना चाहिए। वहीं नेपाली लेखक और पूर्व विदेश मंत्री रमेश नाथ पांडे का कहना है कि धर्म को राजनीति और कूटनीति से ऊपर माना गया है और उसे ऊपर ही रहना चाहिए, और ये एक बड़ा भावनात्मक विषय है जिस तरह से पीएम ओली जी का बयान है। अबूझ भाव और ऐसी बयानबाजी से आप केवल शर्मिंदगी ही महसूस कर सकते हैं। और अगर असली अयोध्या मान लीजिए कि वीरगंज के पास है, नेपाल के प्रधानमंत्री की बात को मान लीजिए कि सही मान लीजिए, तो फिर सरयू नदी कहाँ पे? आप सरयू नदी की भी तो बात करिए, क्योंकि बताया गया है, पूरी तरह से रामायण में लिखा गया है कि जो अयोध्या है वो सरयू नदी के किनारे ही बसा है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पीएम ओली के ही पूर्व प्रेस सलाहकार रह चुके हैं नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर कुंदन आर्यन का कहना है कि ओली ने ये क्या कह दिया, क्या वो भारतीय टीवी चैनलों से प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। जिस तरह से अगर देखा जाए कि जो भारतीय सोशल मीडिया या न्यूज़ चैनल है वो किसी भी न्यूज़ को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही लंबा बनाने की कोशिश करते हैं, उसी तरह से क्या ये इनका ऐसा बयान आगे और चल के बड़ा बनाएगा। इसी तरह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के उप प्रमुख विष्णु रिजल ने बताया कि यह कहना एक बड़ा भ्रम है कि कोई व्यक्ति अप्रामाणिक, पौराणिक और विवादों से भरा शब्दों का प्रयोग कर अपने आप को विद्वान समझता है। यह न केवल दुर्भाग्यपूर्ण है बल्कि रहस्यमय भी है कि कैसे विरोध और उकसावे के लिए रोज नए नए मसाले दिए जा रहे हैं। नेपाल देश के वरिष्ठ पत्रकार अमित ढकाल ने भी पीएम के बयान पर चुटकी ली। इनके अनुसार श्रीलंका द्वीप नेपाल के कोसी में है, वहां हनुमान नगर भी है, जिसका निर्माण वानर सेना ने किया होगा जब वो पुल बनाने के लिए एकत्र होंगे। ऐसे में हर तरह से देखा जाए तो पीएम ओली जी पूरी तरह से घिरे हुए हैं। नेपाल के ही नेशनल प्लानिंग कमीशन के पूर्व उपाध्यक्ष स्वर्णिम बागले ने भी लिखा, हे राम, पीएम ओली ने भारतीय मीडिया के लिए यह अच्छा मसाला दिया है। वहीं नेपाल के लेखक और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक कनकमणि दीक्षित ने भी ट्वीट किया कि भगवान राम का जन्म कहाँ हुआ और अयोध्या कहाँ है। ऐसी पौराणिक बातों पर विवाद खड़ा करना पीएम ओली की मूर्खतापूर्ण कोशिश है। अभी तो सिर्फ भारत सरकार के मन में मौजूदा स्थिति जो भारत और नेपाल के बीच जमीनी विवाद था उसके कारण से कड़वाहट है, लेकिन इस विवाद के बाद से लोगों में भी फूट जैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। जो अभी तक हम रोटी बेटी का रिश्ता जोड़ रहे थे उस पर भी तनाव पैदा हो जाएगा। अगर नेपाल देश की ओर से आए बयान में सबसे चर्चित बयान वरिष्ठ पत्रकार धरुबा एच अधिकारी का है, इसे आप ध्यान से सुनिएगा। इन्होंने लिखा कि ओली की पार्टी का नाम है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल। नाम में कम्युनिस्ट लगा है। कम्युनिस्ट अर्थात साम्यवाद, जो धर्म को ही नहीं मानता है। आप सभी को याद भी होना चाहिए कि जब ओली ने शपथ लिया था तो इन्होंने भगवान का नाम लेने से मना कर दिया था, और जब पीएम मोदी ने जनकपुर में पूजा की थी 2018 में तो उस समय ओली ने पूजा करने से मना कर दी थी। लेकिन अब ऐसे समय में ओली को राम और अयोध्या की चिंता हो रही है। जो हैरानी की बात है, जो भगवान का नाम नहीं ले सकता वो अब उनको लेकर क्यों विवादों में घिरा हुआ है। तो ये थे हमारे लगभग 9 ऐसे विशेषज्ञ के बारे में हमने बात किया कि जो नेपाल के प्रधानमंत्री के बयान आने के बाद अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं। अब कुछ भारत देश के जो ऐसे विशेषज्ञ हैं जो ऐसी प्रतिक्रिया दे रहे हैं उनके बारे में बात किया जाए तो भारत देश की ओर से अभी तक सरकारी बयान तो नहीं आया है, ना ही पीएम मोदी ने कोई स्पीच दिया है और कोई भी ऐसे बहुत बड़े लोग अभी नहीं दे पाए हैं। लेकिन कुछ बयान जरूर आए हैं। जैसे पहला बयान है उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का है। इनके अनुसार ओली का अमर्यादित बयान उनके मानसिक दिवालियेपन को दर्शाता है। जाको प्रभु दारुल दुख दीना, ताके मती पहले हर लीना। ओली को मालूम होना ही चाहिए
कि नेपाल भी पूर्व में आर्यावर्त अर्थात भारत का हिस्सा था। आप सभी को भी याद होना चाहिए कि अगर मैं नेपाल की बात करूं, आधुनिक नेपाल की मैं बात करूं तो 1768 से नेपाल की शुरुआत होती है। उसके पहले अगर देखा जाए तो ये जो नेपाल का हिस्सा आज नेपाल के पास है वो पूरा भारत का ही हिस्सा था। इसी प्रकार कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी के अनुसार ऐसा लगता है कि नेपाल के पीएम मानसिक संतुलन खो बैठे हैं या वे तोते की तरह हताश चीन की ओर से स्क्रिप्टेड भाषा बोल रहे हैं। ऐसा इस तरह से लगभग अभी 2 से 3 लोगों का ही बयान आया है। आगे जैसा और किसी का बयान आएगा मैं आप सभी को बताऊंगा, लेकिन मैंने लास्ट में आपसे कहा था कि मैं आप वो चीज़ बात करूंगा कि पीएम ओली ऐसा बयान क्यों दे रहे हैं। अगर इस विषय पर विस्तार से विश्लेषण किया जाए तो कुछ कारण जरूर स्पष्ट होते हैं। तो यहाँ पे 4 कारण हैं। पहला कारण है कि इंडिया नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट जो बहुत ही लंबे समय से चल रहा है, अभी हम इसको विस्तार से बात करेंगे। दूसरा कारण ये बताया गया है कि नेपाल में राजनीतिक संकट, आप देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री बनने की होड़ लगी हुई है, हम बनेंगे ऐसा देखा जा रहा है। तीसरा जो पॉइंट बताया गया है स्वयं ओली का मानसिक और स्वास्थ्य समस्या, इसको लेकर भी विवाद है। चौथा पॉइंट जो लास्ट होगा, ध्यान हटाना फेलियर से, क्योंकि नेपाल में लगातार देखा जाए तो कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, बेरोजगारी आपने देखा कि कितनी अधिक समस्याएं हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार को कुछ ना कुछ हाईलाइट होने के लिए ऐसे बयान देना जरूरी बन जाता है। तो चलिए एक एक पॉइंट को समझते हैं कि कहाँ पे सरकार की गड़बड़ियों के कारण से केपी शर्मा ओली ऐसे बयान दे रहे हैं। पहला पॉइंट था इंडिया नेपाल डिस्प्यूट। आप सभी को जानकारी है ही कि पिछले कुछ महीने से भारत नेपाल के मध्य जमीनी विवाद जारी है। इस विवाद को लेकर बात यहां तक पहुंच गई कि नेपाल ने अपने देश का नया नक्शा जारी कर दिया, विवादित स्थान पर अपने आर्मी को तैनात करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन इससे तो विवादित क्षेत्र जैसे काला पानी, लेपू लेक, लिम्पियाधुरा तो नेपाल को नहीं मिलेगा और न ही मिला है। तो ऐसे में ओली का यह कदम पूरी तरह से फेल साबित हो गया जो अपने देशवासियों को दिखाना चाहते थे। दूसरा पॉइंट है राजनीतिक संकट। आप सभी को जानकारी होनी ही चाहिए कि वर्ष 2018 में जब नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बने थे तो इनके और पुष्प कमल दहल प्रचंड के मध्य एक समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत कार्यकाल के पहले आधे कार्यकाल ओली पीएम रहेंगे और शेष आधे कार्यकाल के लिए प्रचंड पीएम रहेंगे। ऐसे में ओली का कार्यकाल समझौते के तहत समाप्त होने वाला है और प्रचंड का पीएम कार्यकाल शुरू होना है। लेकिन ओली इसी तरह बयानबाजी कर पद पर बने रहना चाहते हैं और जो पूरी तरह से नियम के खिलाफ है। इसमें आप कहेंगे कि भारत का हाथ है, तो इसमें बताइए कि भारत का हाथ क्या है जब 2018 में ऐसे समझौते हो चुके हैं, क्योंकि दोनों ही नेता एक ही पार्टी के हैं। बताया तो यह भी जा रहा है कि एक ही पार्टी से होने के कारण से पीएम ओली से पार्टी ने पार्टी प्रमुख व प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा मांगा है। लेकिन पिछले 1 महीने से इसी तरह से बयान देकर, कभी भारत के खिलाफ कभी दूसरे के खिलाफ ऐसे बयान देकर वो अपने पद से इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। तीसरा जो कारण बताया गया है कि शारीरिक व मानसिक समस्या इनके साथ। केपी शर्मा ओली की अगर उम्र इस समय मैं बात करूं तो 68 साल है इस समय इनकी एज, लेकिन इनकी दोनों ही किडनी की सर्जरी हो चुकी है। जैसे पहली सर्जरी 2007 में भारत देश में हुआ था और दूसरी जो सर्जरी है वो इसी वर्ष नेपाल देश में मार्च के महीने में हुआ है। कुल मिलाकर अगर स्वास्थ्य को लेकर देखा जाए हमेशा ही केपी शर्मा ओली अस्वस्थ रहे हैं। जैसे देखा जाए केपी शर्मा ओली अपने पूरे कार्यकाल में, जैसे 2015 में भी ये प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उसके बाद 2018 से और 2020 तक इस तरह से अभी बने भी हैं। तो पूरी तरह से पूरे कार्यकाल में देखा जाए तो ये कितनी बार भारत की यात्रा कर चुके हैं, तो मात्र 2 बार ही यात्रा कर पाए हैं। ऐसे ही इनके अलग देशों के और देशों में देखा जाए, जैसे अमेरिका या यूनाइटेड किंगडम या चाइना में देखा जाए कहाँ पे कितनी बार गए हैं, तो बहुत ही कम इनकी यात्रा हो पाई। बढ़ते हैं इस वीडियो के लास्ट पॉइंट पे। जो लास्ट पॉइंट है ध्यान हटाना। काठमांडू पोस्ट के अनुसार नेपाली पीएम ओली कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों और चुनाव में किए गए वादे पूरे न करके पूरी तरह से नेपाल में असफल हो गए हैं। इनके पास देश को विकसित, व्यापार को बढ़ावा देना, रोजगार को पैदा करना आदि मुद्दों पर बात न करके केवल भारत के साथ केवल जाति व धार्मिक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिससे न तो नेपाल की जनता साथ दे रही है इनकी और न ही इनके पार्टी के लोग। अगर देखा जाए पूरी तरह से नेपाल में तो सबसे अधिक विरोधी इनके पार्टी के लोग ही इनके खिलाफ हो चुके हैं। वो ही इनसे लगातार प्रधानमंत्री के पद से इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। पीएम ओली पर सवाल तो ये भी उठ रहा है कि जब ओली को पता था कि असली अयोध्या नेपाल में ही है, तो फिर मई 2018 में रामायण सर्किट का उद्घाटन मोदी के साथ क्यों किया गया? जब आपको पता था कि अयोध्या नेपाल में ही है, तो ऐसे में ऐसे कदम, ऐसे बस की शुरुआत ही नहीं करनी चाहिए थी।
नेपाल में हर वर्ष विवाह पंचमी मनाया जाता है। इस अवसर पर भारत के अयोध्या से नेपाल के जनकपुर तक बारात आती है। इसी के कारण जनकपुर अयोध्या बस सेवा की भी शुरुआत की गई थी। तो यहाँ पे ये इमेज देख सकते हैं, ये 2018 का इमेज है। आप इसे जाकर गूगल पर भी कहीं पर भी खोज लीजिए, आपको पूरी तरह से जानकारी मिल पाएगी। तो ऐसे में अगर आदमी को पता है कि ये चीज़ गलत है तो उसका साथ ही नहीं देना चाहिए, चाहे वो भारत के लोग हों या नेपाल के लोग हों। तो ये थी हमारी आज की पूरी तरह से इन्फॉर्मेशन की राम के बारे में जो बात किया जा रहा है, ऐसी बातें फैलाई जा रही है, क्या सही है क्या गलत है, आपने पूरी तरह से देखा। इसके बाद भी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होते हैं तो आप गूगल का माध्यम या रामायण की जो पूरी तरह से पुस्तक लिखी गई है उसके माध्यम से समझ पाएंगे कि कहाँ पे जन्म हुआ, कहाँ अयोध्या है, कैसे कैसे क्या हुआ, शादी विवाह की जो बात की जा रही है, ऐसे में पूरी तरह से आप स्पष्ट हो पाएंगे। इसी प्रकार से बने रहिए। बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का KLD क्लासेस की ओर से धन्यवाद।